एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना 11वां अध्याय जो कि कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, उसका क्या महत्व है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले अपन ने सुना भी होगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना, अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाना, वो सारी चीजें आती हैं। अब उसको ही हम हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण का मतलब होता है कि अपने विचारों को, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करना। क्योंकि आज के ज़माने में देखें तो कोई भी व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्तियों से बिना बात किए हुए नहीं रह सकता है। उसकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उसको कुछ सॉल्यूशन देना होता है, कोई एडवाइस होती है जो हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि एक व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि कोई भी सूचना है जो हमें कर्मचारियों तक पहुंचानी है तो उसको आदान प्रदान करना है। कर्मचारियों की कोई समस्याएं हैं तो वो उच्च प्रबंधन तक पहुंचानी होती है। कुल मिलाकर क्या, सूचनाओं का आदान प्रदान उच्च अधिकारियों से कर्मचारियों तक हो रहा है, कर्मचारियों की समस्याएं उच्च अधिकारियों तक आ रही है। तो ये जो सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, संप्रेषण। अब किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत संप्रेषण का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि अपन अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो हमें भी कोई प्रॉब्लम्स होती है या फिर हमें कुछ अच्छी चीज़ होती है जो हमें दूसरों से शेयर करनी पड़ती है, तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही होता है। व्यवसाय में मान लीजिए कम्युनिकेशन ना हो, उच्च अधिकारी अपनी सूचनाएं कर्मचारियों तक ना पहुंचाएं, कर्मचारी अपनी बातें उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो एक कम्युनिकेशन गैप होगा और संस्था का काम प्रॉपर रूप से चल नहीं पाएगा। तो शॉर्ट में संप्रेषण का मतलब होता है संस्था में उपलब्ध कर्मचारियों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ताकि संस्था का जो उद्देश्य है, जो काम है, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पूरी हो सके। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, संप्रेषण है। अब संप्रेषण की भी एक प्रोसेस होती है जो अपन देखते हैं, इसमें कौन कौन से पक्ष होते हैं, किस किस प्रकार से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रेषक, जिसको अपन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर। अब प्रेषक का मतलब होता है कि संदेश भेजने वाला, उसको आप कहते हैं प्रेषक। जैसे कि आप किसी को मैसेज करते हो, किसी तक संदेश पहुंचाते हो, तो आप क्या होते हो, सेंडर। यानी कि सबसे पहले प्रक्रिया होती है संप्रेषण की, जिसके अंतर्गत अपन को संदेश भेजना पड़ता है। तो प्रेषक होता है जो अपना संदेश किसी भी संबंधित व्यक्ति को जिसको भेजना है उसको भेजता है। दूसरी चीज होती है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर, यानी कि वह व्यक्ति जिसको अपन संदेश भेजना चाहते हैं उस तक वो संदेश पहुंच गया है। तो प्रेषक ने भेज दिया, प्राप्तकर्ता ने उस संदेश को प्राप्त कर लिया। तीसरा होता है संदेश। अब अपन कोई भी चीज भेजेंगे, लिखित रूप में भेजेंगे, मौखिक रूप में भेजेंगे, तो वो होता है संदेश, जिसके अंतर्गत अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, सलाह को, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें उसमें दी गई रहती है, तो वो होता है हमारा संदेश। अब चिन्ह का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो संदेश को किस रूप में भेजते हैं, लिखित रूप में भेज सकते हैं, मौखिक रूप में भेज सकते हैं, कोई चित्र के रूप में भेज सकता है या संकेत बना के, जिसको जिस हिसाब से समझाना होता है, तो वो हमारे चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। पांचवा होता है संप्रेषण श्रृंखला। अब इसमें अभी अपन आगे पढ़ेंगे। संप्रेषण श्रृंखला का मतलब होता है अलग अलग विभाग हैं, विभागों के हिसाब से हमें संदेश भेजना है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंतर्गत, अभी अपन पढ़ेंगे संप्रेषण भी औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके का होता है। औपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसके अंतर्गत सब कुछ डिसाइड रहता है, कौन किसको संदेश भेजेगा, कौन प्राप्त करेगा, लिखित रूप में होगा, मौखिक रूप में होगा, क्या संदेश होगा। और अनौपचारिक संप्रेषण तो जैसे अपन क्लास में बैठ के बातें कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, फ्रेंड्स से बात कर लो, तो वो अनौपचारिक संप्रेषण हो जाता है, तो वो संप्रेषण श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब आता है संप्रेषण का माध्यम, यानी कि संप्रेषण के माध्यम का मतलब होता है कि आप संप्रेषण को किस हिसाब से भेजना चाहते हैं। जैसे ईमेल करके भेजना चाहते हैं, फैक्स से भेजना चाहते हैं, मैसेजेस से भेजना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, या फिर खुद जाकर पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा संप्रेषण का माध्यम। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे उसको संदेश भेजना चाहते हैं। सातवां और लास्ट होता है हमारा प्रतिपुष्टि, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। इसका मतलब ये होता है कि अपन जिस व्यक्ति को संदेश भेजना चाह रहे हैं उसको भेजा गया संदेश उसने सही रूप से समझा भी है या नहीं समझा। जैसे कि मैं आपसे कोई बात कहना चाहती हूँ, आपने उस बात को सही रूप में ले लिया तो हमारा संदेश भेजना सही हो गया, लेकिन मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ समझ रहे हो, तो वो संदेश वहीं पर वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने आप को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं तो संदेश का कोई मतलब नहीं रहता है। वैसे ही होता है प्रतिपुष्टि, यानी कि प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश जब प्राप्तकर्ता द्वारा सही रूप से
समझ लिया जाता है और उसका एक फीडबैक दे देना कि हाँ तुम्हारा संदेश मैसेज मुझको मिल गया है और मैंने उस मैसेज को सही रूप से समझ लिया है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि। इस प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में होता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता संदेश क्या भेजना चाहते हैं, किस हिसाब से भेजना चाहते हैं, चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, लिखित या मौखिक रूप में। संप्रेषण श्रृंखला का मतलब होता है औपचारिक रूप से भेजना चाहते हैं, अनौपचारिक रूप से भेजना चाहते हैं। संप्रेषण माध्यम में इंटरनेट में आजकल ईमेल, फैक्स, मैसेजिंग हो गया है, व्हाट्सएप, आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही है जिसके माध्यम से हम अपने संदेश भेज सकते हैं। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक ले लेना कि आपको संदेश मिल गया है और आपने उसको किस हिसाब से समझा है। तो ये प्रकार की हमारी मैसेज भेजने की प्रक्रिया। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि संप्रेषण का महत्व क्या होता है। तो एक संस्था है तो संप्रेषण उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि संप्रेषण नहीं होगा, बोलचाल नहीं होगी, अपन किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो आगे का काम सही रूप से नहीं हो पाएगा। तो संप्रेषण का महत्व होता है, सबसे पहला होता है प्रबंधकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। अब प्रबंधकीय कार्यक्षमता में वृद्धि का मतलब ये होता है एक संस्था चल रही है, मैनेजर है, प्रबंधक है, अच्छे से सारे काम चला रहे हैं, लेकिन अपनी बातों को अपन कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, कर्मचारी अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर ना तो कर्मचारी अच्छे से काम कर पाएंगे और जो संस्था का उद्देश्य है वो भी नहीं हो पाएगा। अब संप्रेषण के अंतर्गत क्या होता है, प्रबंधकों की कोई भी बात रहती है तो वो हमारे नीचे स्तर के कर्मचारियों तक पहुंच जाती है, कर्मचारियों की कोई समस्या रहती है तो वो प्रबंधकों तक पहुंच जाती है। तो संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है, प्रबंधकों की जो कार्य क्षमता होती है, ओवरऑल जो फर्म का काम होता है वो बहुत सही रूप से संचालित होने लगता है। तो पहला हो गया प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा होता है कुशल संचालन के लिए। सीधी सी बात है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो किसी से बात नहीं करता है, अपने आप में ही रहता है, तो अपन ऐसा कहते हैं कि ये तो किसी से बात नहीं करता, हो सकता है डिप्रेशन में हो। यानी कि अपनी बातों को जब तक हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा और हम अपने आप में ही रहते रहेंगे। वैसे एक संस्था रहती है, कोई भी किसी से बातचीत नहीं करेगा तो संचालन कैसा होगा, मनमर्जी से आना, मनमर्जी से जाना, कुछ मतलब कोई डिसाइड ही नहीं होगा, कोई प्री प्लान नहीं होगा। अब संप्रेषण के माध्यम से हम जब सूचनाएं भेजेंगे कि आपको इतने बजे आना है, ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, तो सारी चीजें क्या होती है, फिक्स और प्री प्लान होती है, तो फर्म का संचालन अच्छे तरीके से हो जाता है। कुशलतापूर्वक संचालन करना है तो उसमें संप्रेषण का महत्व पाया जाता है। तीसरा होता है समझाकर सहयोग प्राप्त करना। अब संप्रेषण में क्या किया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं, समस्याएं चुनी जाती हैं, कुछ भी हो कंसल्ट किया जाता है। तो संप्रेषण में अपन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हर बात समझाते हैं, समझाने के बाद में उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। अब जैसे कर्मचारियों से मान लो आपको 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन आज के आदि कराना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उनको समझाओगे, बताओगे उन्हें कि आज हमको इतना इतना प्रोडक्शन करना है, फिर उसकी सेलिंग भी करनी है, आज ये ऑर्डर आया, तो पहले समझाएंगे उनको और फिर अच्छे से उनका सहयोग प्राप्त करेंगे, तो वो सारी चीजें संप्रेषण से ही पॉसिबल होती है। चौथा होता है नेतृत्व का आधार। अपन ने पढ़ा था निर्देशन के 4 तत्व पढ़े थे, जिसमें संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व आया था और एक और आया था, तो मतलब कि इसमें आया था संप्रेषण। तो निर्देशन का तत्व होता है संप्रेषण और नेतृत्व का आधार भी होता है संप्रेषण। यानी कि नेतृत्व के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कि एक लीडर होता है जो अपनी भाषा से, अपने विचारों से, अपनी पर्सनालिटी से अपने फॉलोवर्स यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। तो नेतृत्व में भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक समझा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं। और संप्रेषण में भी अपन क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, जो संप्रेषण होता है वो नेतृत्व को आधार प्रदान करता है। लास्ट है हमारा समन्वय। समन्वय का मतलब होता है सभी लोग आपसी सहमति से काम करते रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सारी बातें जो होती हैं वह किसी से बातचीत करके ही हल की जा सकती हैं। तो संप्रेषण के कारण अगर कोई समस्या भी बनती है तो हम बातचीत के द्वारा समझाकर उनको वो सारी चीजों को वहीं पर शांत कर सकते हैं और सभी व्यक्ति क्या कर सकती है, आपसी रूप से काम करते हैं। तो संप्रेषण का महत्व होता है प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, कुशलतापूर्वक संचालन हो जाता है, समझाकर हम कर्मचारियों से किसी भी कार्य के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, समन्वय बना रहता है, साथ ही साथ नेतृत्व को आधार प्रदान करता है संप्रेषण।